Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. Students, in previous video we were discussing about trial balance. I taught you basics of trial balance. Today I am going to tell you some more things about trial balance that will make it easy. जो इसे आसान बना देंगी. ट्रायल बैलेंस को समझना थोड़ा सा ट्रिकी माना जाता है. अभी आप लोग 11th क्लास के लिए इसे पढ़ रहे हैं तो शायद उतना आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न पे आप उन्हें सॉल्व कर देते हैं. लेकिन इन फ्यूचर अगर आप किसी सीए के ऑफिस में जाएंगे या किसी सीए से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा ट्रायल बैलेंस का कितना इंपॉर्टेंस होता है. आपको पहले कुछ दिन के लिए वो ट्रायल बैलेंस टैली करने का ही काम दे देगा. अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस का बेसिक नहीं है, अगर आप ट्रायल बैलेंस की बारीकियों को नहीं जानते हैं तो वहां आपको बहुत दिक्कत होने वाली है. तो आपको केवल ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि आगे फ्यूचर में भी इसकी इंपॉर्टेंस है, उस एंगल से भी इसे पढ़ना है. फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के बेसिक की तो उसकी तो मैं कर चुका, लेकिन आज मैं आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में कुछ और पॉइंट बताने वाला हूं, उसके बारे में सुनिए. यहां पर कहते हैं इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई है, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाए तो ट्रायल बैलेंस एग्री होने का मतलब यह है कि हाँ, हमने जो बुक्स बनाई हैं वो सही है. लेकिन क्या यह लिखकर दिया जा सकता है कि यह कंक्लूसिव प्रूफ है कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है तो बस अब इसमें कोई गलती हो नहीं सकती है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ. तो कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब समझ में आता है? कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है ये अंतिम प्रूफ नहीं है कि जिसके बेस पर अगर हमने एक बार तय कर दिया कि हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री हो चुका है जी, अब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गलती नहीं है. नहीं, फिर भी गलतियां पाई जा सकती हैं. ट्रायल बैलेंस के एग्री होने के बाद भी गलतियां पाई जा सकती हैं. तो आज की इस क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूं? एक तो उन गलतियों के बारे में समझाने वाला हूं जो ट्रायल बैलेंस भी नहीं पकड़ पाता है. ये गलतियां ये क्वेश्चन के रूप में हर टीचर की एक फेवरेट क्वेश्चन होता है. ये वो इस पर पूछता ही पूछता है क्वेश्चन. अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हें आपको समझना, और केवल इस चैप्टर के लिए नहीं, एक और चैप्टर है आप ही के कोर्स में, आप ही के सिलेबस में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वहां के लिए भी ये काम की है. तो जितना हिस्सा दोनों का मैच करता है मैं यहां ट्रायल बैलेंस में आज आपको बताने वाला हूं. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर ही हमारा उत्साह है. हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो मेहनत करने का हमें उत्साह कहां से मिलता है? आपके लाइक से, आपके शेयर से. तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अब बात करते हैं यहां कि सम एरर्स में रिमेन अनडिटेक्टेड. कुछ एरर्स ऐसी हो सकती हैं जो अनडिटेक्टेड हो. अनडिटेक्टेड का मतलब है वो ढूंढी नहीं जा सकी. इवन व्हेन ट्रायल बैलेंस एग्रीज, जबकि ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया, यानी कि हम उन गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो ढूंढी नहीं जा सकी, हम उन्हें नहीं पा सके कि हां ऐसी कोई गलतियां हैं और ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया हमारा. इसे एक और नाम से भी जानते हैं साथियों, हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस. यानी कि ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में इस रूप में भी आ सकता है कि लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस बताइए, या write short note on limitations of trial balance. Then you have to quote all these errors which I am going to tell you. I think मेरी बात आपको ये समझ में आ रही है. अब वो कौन सी एरर्स हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस भी नहीं पकड़ सका? और अगर ट्रायल बैलेंस भी नहीं पकड़ सकेगा उन गलतियों को तो फिर हम उनका करेंगे क्या? दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली गलती की. तो इसे मैं एक टाइटल अगर लिखना चाहूंगा तो लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस भी लिख सकता हूं. यानी कि मेरे सामने एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि कोट द एरर्स और टेल द एरर्स और लिस्ट डाउन द एरर्स विच आर नॉट डिटेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस एग्रीज, या बाय ट्रायल बैलेंस. ऐसी एरर्स को बताइए
जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा भी न पकड़ी जा सके, विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस। तो भाई हम बात करें एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है ऐसी एरर्स जिसमें हम सैद्धांतिक रूप से कुछ गलती कर देते हैं, प्रिंसिपली हम कोई गलती कर देते हैं। प्रिंसिपल क्या? तो इसमें यहां पर दो चीजें मैंने लिखी हैं, ध्यान से सुनना। ये कहते हैं ट्रीटिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेंगे तो हमसे गलती होगी। क्यों और इससे क्या फर्क पड़ेगा? दोनों बातें बताऊंगा। अगर हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेंगे तो इसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं, और इस एरर ऑफ प्रिंसिपल को ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ा जा सकता। पहले तो अभी इतना समझ लीजिए, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर मान लें तो ये हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है और इसे हम ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ सकते। अब आगे देखो, और वाइस वर्सा। आपके लिए अगर ये शब्द नया है तो मैं पहले इसे बता दूं, वाइस वर्सा का मतलब होता है कि जो मैंने बोला उसका विपरीत भी सच है, उसका अपोजिट भी सच है। जैसे मैंने यहां पर कहा ट्रीटिंग और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड और वाइस वर्सा, मतलब इसका यह है कि ट्रीटिंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लें तब भी उसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे, अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लें तब भी उसे हम क्या कहेंगे? तब भी वो हमारे लिए एरर ऑफ प्रिंसिपल ही होगी और हम उसे ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ सकते। ठीक है? सपोज करिए आपने किसी मशीन की कोई रिपेयर कराई ऐसी, या बिल्डिंग की रिपेयर कराई, जनरल रिपेयर कराई, आपने उसे बिल्डिंग के अकाउंट में जोड़ दिया, बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ दिया। वो तो सामान्य रिपेयर थी, अब वो जनरल रिपेयर में जानी चाहिए थी, इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, आपने उसे कहां ले लिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ दी ना। तो बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ने का मतलब है आपने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। अब रिवर्स करते हैं, सपोज करिए आपने एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी और उस मशीनरी को आपने यूज में लाने के लिए, यूज में लाने लायक बनाने के लिए उसकी रिपेयर कराई, ओवरऑलिंग कराई और उस पर खर्चे किए। सपोज करिए आपने वो मशीन 10 लाख रुपए की खरीदी, आपने उस पर 1 लाख रुपए सपोज करिए ओवरऑलिंग और उसको यूज करने लायक बनाने के लिए किए, 1 लाख रुपीज आपने ये एक्सपेंस डाल दिए रिपेयर में। तो भाई ये तो गलत बात है। रीजन, ये कॉस्ट आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इस बार ये रिपेयर, देखो दोनों रिपेयर हैं, मैंने सेम एग्जांपल इसलिए लिया है जिससे आप अंतर समझ सको। हमने 1 लाख रुपए रिपेयर पर खर्च किए, लेकिन इस बार ये मशीन की कॉस्ट में जुड़ेंगे। हमने सेकेंड हैंड एक मशीन खरीदी है और उस मशीन को यूज करने लायक बनाने के लिए हमने उस पर रिपेयर के एक्सपेंस किए हैं, बट दिस रिपेयर एक्सपेंडिचर विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ मशीन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर हमने गलती क्या कर दी? हमने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से ट्रीट कर लिया, बस ये गड़बड़ हो गई। जैसे ही हमने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना तो हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। लेकिन बात यह है कि क्या इसका कोई ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ेगा? आप रेवेन्यू को कैपिटल मान लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लो, बिल्कुल आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक्सपेंस तो डेबिट होते हैं। और ट्रायल बैलेंस की तो खासियत ये है कि तो डेबिट क्रेडिट पहचानता है जी। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई है। अगर आप एरर ऑफ प्रिंसिपल करते हैं तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल आपके ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिटेक्ट नहीं हो सकती। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल आपके ट्रायल बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगी, इसलिए आप इसको पकड़ नहीं सकते। लेकिन गलती तो हो गई।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का स्थान अलग है हमारी बुक्स में और कैपिटल एक्सपेंडिचर का अलग, दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, दोनों के इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पर अलग तरीके से आते हैं। अगर हमने रेवेन्यू को कैपिटल और कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया तो समझ लीजिए हमारा जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट फिगर होगी वो करप्ट होगी, वो आप सही कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसकी डिटेल तो अगर किसी उसमें लेक्चर में आएगी तो मैं आपको और करके बताऊंगा, लेकिन इतने से आपको कम से कम ये समझ में आ जाना चाहिए कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर एक दूसरे के स्थान पर आ जाए, रेवेन्यू को कैपिटल मान ले, कैपिटल को रेवेन्यू मान ले, तो इसे एरर प्रिंसिपल कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसका ट्रायल बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसे पकड़ा नहीं जा सकता ट्रायल बैलेंस से। और तीसरी बात कि हमारा जो प्रॉफिट फिगर है वो करप्ट होता है अगर हमने एक गलत ट्रीटमेंट कर लिया तो। आई थिंक मेरी बात ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, क्या है यहां पर कि ट्रीटिंग और सेल ऑफ फिक्स एसेट। सपोज करिए आपने एक बिल्डिंग को सेल कर दिया है, अब बिल्डिंग को सेल करके आपने इसे ऑर्डिनरी सेल में लिख दिया। अब ऑर्डिनरी सेल में लिखने का मतलब क्या है भाई कि ये तो रेवेन्यू कर दिया आपने, गड़बड़ हो गई, क्योंकि ऑर्डिनरी सेल कहां आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में फिक्स एसेट की अगर सेल करेंगे तो ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आनी चाहिए, तो जो हमारा प्रॉफिट फिगर है वो करप्ट नहीं हो जाएगा। यस, तो मैंने दोनों तरह के एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम दूसरे तरह की कंपेंसेटिंग एरर की बात करें तो कंपेंसेटिंग एरर किसे कहते हैं, तो दीज आर एरर्स दैट कैंसिल ईच अदर। ये ऐसी एरर्स हैं जो एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर देती हैं। अगर हम ऐसी कोई दो एरर कर दें जो एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर दें अकाउंट के हिसाब से, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या वो एरर नहीं रहेंगी? एरर तो है, उसका प्रभाव तो होगा। सपोज करिए आपको राम से 1000 रुपए मिले, राम से आपको 1000 रुपए मिले, तो आपको राम के ही अकाउंट में तो उसे क्रेडिट करना है, लेकिन आपने राम के अकाउंट में कर भी दिए, पर किए केवल 500 रुपए या 100 रुपए किए आपने 100 रुपए ही क्रेडिट किए। अब तो ट्रायल बैलेंस से पकड़ा जाएगा, लेकिन आपको शाम से भी मान लीजिए पैसे मिले और शाम से सपोज करिए 100 रुपए मिले, आपने उसके में गलती से 1000 लिख दिए, एरर तो हो गई, लेकिन राम के अकाउंट में लिखे जाने थे 1000, शाम के अकाउंट में लिखे जाने थे 100, टोटल मिला के होने थे 1100। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने स्वैप तो जरूर किया, लेकिन टोटल तो अभी भी 1100 है। कैसे? आपने राम के में 100 लिख दिए, शाम के में 1000 लिख दिए। मेरी बात समझ में आ गई? तो भाई ये जो कंपेंसेटिंग एरर है, कंपेंसेटिंग एरर ऐसी एरर का एक जोड़ा है, ऐसी एरर का एक कॉम्बिनेशन है जो एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर देती हैं, लेकिन वो एरर तो है। अब अगर सपोज करिए हमें राम से 1000 रुपए आए थे और हमने 100 रुपए लिखे हैं केवल, तो 900 रुपए हम उससे और मांगेंगे ना, ला भाई राम 900 रुपए और दे देगा क्या वो दोबारा? नहीं देगा, वो तो दे चुका है। और शाम के तो मजे आ जाएंगे, उसे तो 100 रुपए देके उसके अकाउंट में हमने लिख दिए हैं 1000 रुपए। गलती तो है, लेकिन ये पकड़ी नहीं जाएगी ट्रायल बैलेंस से। पकड़ना तो पड़ेगा, कोई और दूसरे रास्ते निकालेंगे या किसी समय के प्रोसेस में वो ऑटोमेटिक पकड़ी जाएंगी, लेकिन ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ी जाएंगी। यही तो है कंपेंसेटिंग एरर। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई है। और इसके बाद में हमारा एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है? तो भाई ओमिट एक शब्द है, ओमिट का मतलब होता है छूट जाना। मतलब अगर कोई एंट्री हमसे छूट गई किसी रूप में, छूट गई, लिखी नहीं उसे, कंप्लीटली छूट गई। यहां पर मैंने शब्द लिखा कंप्लीटली, क्योंकि वैसे ये एरर ऑफ ओमिशन दो तरह की होती है।
कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। तो अगर पार्शियल ओमिशन है तो वो तो ट्रायल बैलेंस से पकड़ी जाएगी। यहां मैं टोटल को डिफाइन नहीं कर रहा हूं एरर्स को, यहां मैं एरर्स के उस हिस्से को डिफाइन कर रहा हूं जो हमारे ट्रायल बैलेंस से पकड़ी नहीं जाती हैं। तो भाई ये वाली एरर जो है हमारी एरर ऑफ ओमिशन, अगर कंप्लीट ओमिशन है, राम को मालवे का पूरी तरह से लिखा ही नहीं, छूट ही गया, ना डेबिट में कोई इफेक्ट आया ना क्रेडिट में इफेक्ट आया, तो क्या ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे समझो जैसे माल गोडाउन में रखा हो। तो अगर आप कंप्लीटली छोड़ देते हैं उस एंट्री को किसी भी रूप में, और बहुत सारे रूप हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली आप उसे छोड़ गए, तो फिर उसका असर ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। और यही एरर ऑफ ओमिशन है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। ओके, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट ओमिशन। In case of complete omission, no effect will be on trial balance, and this type of error cannot be detected by trial balance. I hope आप मेरी बात यहां तक समझ गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारे लास्ट में एरर ऑफ कमीशन। ये एरर ऑफ कमीशन को अगर हम डिफाइन करने पे हैं तो एरर ऑफ कमीशन का एक बड़ा एरिया है, एक बड़ा स्कोप है इसका, बिग स्कोप। यानी कि कई सारी तरह की एरर्स होती हैं जो एरर ऑफ कमीशन में इंक्लूड होती हैं। बट हियर आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ कमीशन which cannot be detected by trial balance. Two types of error of commission are there: wrong amount and wrong account. केस रॉन्ग अमाउंट का हो सकता है, केस रॉन्ग अकाउंट का हो सकता है। ये दो एरर ऐसी हैं जो एरर ऑफ कमीशन की कैटेगरी में आती है और ट्रायल बैलेंस से पकड़ी भी नहीं जाती हैं। कौन कौन सी हैं? मतलब अगर किसी वजह से एरर ऑफ कमीशन और टाइप की हुई, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और किसी टाइप की एरर ऑफ कमीशन हुई, तो वो ट्रायल बैलेंस से पकड़ी जाएगी। ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, लेकिन इन दो के केस में ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा। और ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कोई गलती भी हुई है। जैसे भाई रॉन्ग अकाउंट, राम से पैसा आया, सपोज करिए राम से 1000 रुपीज आए, आपने वो राम के अकाउंट में लिखे नहीं, श्याम के अकाउंट में लिख दिए। रॉन्ग अकाउंट, आपने रॉन्ग अकाउंट में वो पैसा लिख दिया है, आपने एंट्री रॉन्ग अकाउंट में कर दी है, बस इतनी सी गलती है। लेकिन ट्रायल बैलेंस में तो फर्क ही नहीं होता, आप राम के में करो, श्याम के में करो, मोहन के में करो या किसी और अकाउंट में करो, वहां पे अमाउंट देखते हैं, अमाउंट ठीक हो गया बस, ठीक है। तो भाई हमारा रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, ये दो केवल ऐसी एरर है जो एरर ऑफ कमीशन के केस में पकड़ी नहीं जाएंगी और ये एरर ऑफ कमीशन कहलाती हैं। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी भाई। तो हमारी चार तरह की एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपेंसेटिंग एरर, ये चारों तरह की एरर्स में से जो एरर हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं, मैंने उनको यहां समझाने की कोशिश की। फिर बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है भाई? तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बताने से पहले मैं आपको एक विंडो देता हूं, आप इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फॉर्मेट बड़ा आसान सा है, वैसे तो सभी बुक्स में आपको मिलेगा लिखा हुआ, मैंने भी ये लिखा है ट्रायल बैलेंस एज ऑन। अब जिस डेट में भी ये हो, नॉर्मली 31 मार्च के लिए होगा, तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। अभी हम 2020 या 2021 के लिए ही बना रहे हैं, आपकी जितनी बुक्स हैं उसमें तो 20 के लिए ही होगा। तो भाई ट्रायल बैलेंस एज ऑन और जो भी फिर डेट हो। इसके बाद हमारे कॉलम्स देखिए, हेड्स ऑफ अकाउंट, मतलब हम इसमें वह लिस्ट लिखेंगे
जो हमारे लेजर्स हैं ना उसके अकाउंट हैं, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो, कैश अकाउंट हो, राम का अकाउंट हो, मोहन का, सोहन का, सैलरी अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, जो भी कुछ है वट एवर, हम सारे अकाउंट्स के नाम लिखेंगे। और उन अकाउंट्स के लिए अगर हमारा डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेकिन हमें जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन बड़ा बढ़िया है। हम जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमें ट्रायल बैलेंस दे दिया और उस ट्रायल बैलेंस में कह दिया कि भाई ये गलत है ट्रायल बैलेंस, इसको सही कर दो। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो हेड है उसका अमाउंट कौन सी साइड में आएगा। अब एक तो तरीका इसमें रट लो, एक तरीका है कि इसे बहुत आसान तरीके से सीख लो। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यही सिखाऊंगा कि किस तरह से, और न्यूमेरिकल कराऊंगा कि किस तरह से हम आसान तरीके से सीख सकते हैं ट्रायल बैलेंस को और हमसे कभी गलती भी नहीं हो। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।